थोड़ा सा करना पड़ेगा। Okay, so what is D part? D part is एक बैटरी ढूंढनी है, फाइंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी दैट विल प्रोड्यूस, डी पार्ट में दे रहा हूं, दैट विल प्रोड्यूस 2 times heat, 2 times heat in half of the time, in half of time as produced by AC, as produced by AC। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी आपको बतानी है। ठीक है, इस बार टाइम सेम नहीं है। ठीक, तो फिर से 2 times heat in half of the time as produced by AC, तो heat of AC is VRMS heat of AC, heat of AC in time t, in time t is VRMS का स्क्वायर by R into t, ये t टाइम में, दिस इज इसका ट्वाइस। गिवन क्या है, हीट AC into 2 is heat in half of the time, तो DC का स्क्वायर बाय R into T by 2, ये समझ रहे हो। दिस इज हीट बाय DC in half of the time। Okay, this is heat by DC in half of the time, so VDC is square is VRMS AC का square into 4, so VDC is nothing but 2 times of VRMS, so that is 2 times of क्या वोल्टेज है 50√2, तो 100√2 will be the answer। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस में वो टाइम वाइम भी अलग कर सकता है। ठीक है, हाँ पार्थ, बढ़िया, गुड। इज दिस क्लियर? ओके, तो सोचें बहुत ध्यान से कि भाई वो इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकता है कि आधा टाइम में उसने 2 गुनी हीट पैदा कर दी, सो ऑन। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे AC की जगह उसका RMS यूज करना है और फिर कंपैरिजन कर देना है। ओके, तो आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फेजर। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय फेजर, और फेजर क्या है, फेजर मेथड क्या है। फेजर आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से पहले भी 11th में 2 चैप्टर्स में फेजर्स यूज हुआ था, एक था SHM, एक था वेव्स। तो वो चैप्टर क्या, उसमें क्या करना होता था, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब भी अब कभी आपको 2 साइन या साइन कोसाइन या 2 कॉस ग्राफ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, हाँ प्रोवाइडेड दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बिल्कुल दिस इज अ मेथड which is used to add subtract 2 or more sine cosine functions with the same frequency to give the resultant sine cosine function। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मेथड है जिससे आप 2 साइन ग्राफ ऐड करके एक फाइनल सिंगल साइन ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, और ये मेथड कई चैप्टर्स में यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग फंक्शन है उसको हम एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाता है। ठीक,
जैसे कि मान लो, जैसे इस चैप्टर में हम करंट की बात करेंगे तो दो करंट है, I1, ठीक है, I1 इज कुछ I0 साइन ओमेगा टी, I2 इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी थीटा या फाइव फाइव बोल दो, ठीक है। हाँ, यहाँ I01 और यहाँ I02 कर लो, I01 I02, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए इनका सम। मैंने बोला भाई एक करंट है जो कि मैं नेट करंट बोल रहा हूँ, विच इज नथिंग बट I1, विच इज सम ऑफ दीज टू करंट्स I1 एंड I2। मुझे ये वाला करंट चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ ये करंट कुछ इस फॉर्म में आएगा, नेट वैल्यू साइन, क्योंकि बेस फंक्शन मेरा साइन है, ओमेगा टी प्लस कुछ एक फेज जो थीटा, यहाँ फाई है, यहाँ कुछ भी थीटा या फाई डैश हो सकता है, ठीक है। तो मुझे अब दो चीजें निकालनी है, एक मुझे निकालना है आई नेट और एक निकालना है थीटा, बाकी तो सब पता ही। तो मैंने क्या किया, मैंने इन वेक्टर्स को, इन करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हुए इनके एम्पलीट्यूड को इनका मैग्नीट्यूड बना दिया। अब देखो, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट किया I01, मैं बोलता हूँ ये मेरी बेस लाइन है ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी जिसका फेज होगा ना वो मैं यहाँ शो करूंगा। ये ओमेगा टी से कितना फेज ज्यादा है, 5 फेज ज्यादा है, I02, दिस इज 5। ध्यान देना, जब भी हम ज्यादा फेज पर जाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, फाई नॉट प्लस समथिंग ऐसे घूमा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज 5, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी है वो मेरा नेट करंट हो जाएगा। तो आई नेट इज दिस, और ओमेगा टी के साथ जितना भी फेज है वो उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, ओमेगा टी के साथ वाले फेज को थीटा बोला जा रहा है। तो इतना ही हमें जानना है। तो आई नेट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। ध्यान दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि करंट को मैंने वेक्टर बना दिया है, करंट को वेक्टर नहीं बनाया, देयर इज जस्ट अ मेथड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर साइन ग्राफ्स और कोसाइन ग्राफ, इट्स अ मेथड, ओके। हाँ, मैं मैथमेटिक्स लगा के भी इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता था, मगर वो लेंथ ही जाता। तो हमने एक मेथड जो आपको पहले से कंफर्टेबल हो, जिस वेक्टर एडिशन, तो ऐसा फील देने के लिए ऐसा किया, और आई नेट का रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ गया, I0 स्क्वायर I02 का स्क्वायर प्लस 2 I01 I02 cos ऑफ फेज बिटवीन देम विच इज 5 का होल रूट, ठीक है, का होल रूट। और कोई टेन थीटा का भी रिजल्ट पूछे तो आप लिख सकते हो, बट जनरली टेन थीटा का रिजल्ट हम यूज करेंगे नहीं, हम लॉजिक से जाएंगे। इसका फाइ, तो I02 साइन फाइ डिवाइडेड बाय I01 प्लस I02 कॉस फाइ, ठीक है, ओके। तो इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम नेट करंट का एम्पलीट्यूड और फेज निकाल सकते हैं, सीधे सीधे वेक्टर्स एडिशन का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल आउटकम बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ओके। ठीक, तो अब देखते हैं इसको रियली कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे कि अगर ये डीसी करंट होता और यहाँ से 4 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, मैं सीधे बोल देता 9 एम्पियर,
बट ये ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहे हैं दो जगह से, इधर है I1 को मैंने बोला है 10 साइन ओमेगा टी, I2 को मैंने बोला है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो I3 क्या? ऑब्वियसली यहां भी ऐसा नहीं है कि केवीएल इनवैलिड रहा, केवीएल इज स्टिल वैलिड, I3 इज स्टिल I1 प्लस I2, बट वो लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, तो आपने कहा भाई दो साइन ग्राफ है मुझे ऐड करने, तो मैंने कहा भाई फेजर मेथड आपको आना चाहिए। तो 10 मैग्नीट्यूड का हमने इधर दिखाया ओमेगा टी लाइन पर, ये कौन सा करंट दिखा रहे हैं हम? I1। और 10 ही मैग्नीट्यूड का इससे 60 डिग्री आगे पर दिखाया I2। ये इनके बीच का एंगल 60 डिग्री था, और हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। जब रिजल्टेंट निकाला तो हमें ये रिजल्ट आना भी चाहिए, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच का कुछ एंगल होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? नहीं आइडिया? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये भी आई और ये भी आई, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट होता है आई नेट इज 2i कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 2 × 10 कॉस ऑफ 60/2, कॉस 30√3/2 कैंसिल हुआ है, तो ये 10√3 आ जाता है। ठीक है, होपफुली सभी का आ रहा होगा। ठीक, और ये क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्टर आता है, तो 30 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, हर बार इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होंगे, हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी लेंगे। तो हमारा I3 आ गया इस बार पूरी वैल्यू के साथ 10√3 साइन ऑफ ओमेगा टी वाली लाइन से 30 डिग्री ऊपर है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बच्चे, वेक्टर से ही निकाला है। हाँ, आई की वैल्यू अलग होती तो वो जो पहले रिजल्ट लिखा था ना 80, I1² I2² वो करना पड़ता। ओके सिद्धि। ठीक है। हम्म। चलो भाई, सो फेजर, व्हाट डू मीन बाय फेजर्स? ठीक है, अब फेजर्स में सिर्फ ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो हमने कहा कि भाई अब I1 I3 दे दिया, I2 चाहिए, रिलेशन तो वही है क्योंकि डायग्राम वही है, I3 इज I1 प्लस I2। बट अगर I2 मांगा जाए तो I2 हमें कैसे मिलेगा? I2 मिलेगा I3 में से I1 माइनस करके। तो फेजर ऐसा नहीं है सिर्फ ऐड करने को है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह। ठीक है, तो I3 और I1, ये मैंने अपनी बेसलाइन ले ली ओमेगा टी वाली, यहाँ ओमेगा टी एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर मैंने ओमेगा टी प्लस 60, मतलब इससे 60 डिग्री ज्यादा, ये मेरा I3 10 यूनिट का वेक्टर है, इधर से 60 डिग्री।
आप मुझे -i1 बता सकते हो? i1 की वैल्यू है 10 साइन ओमेगा टी। -i1 राइट और लेफ्ट? -i1 बताओ। सही, गुड, सभी ने सही बताया, लेफ्ट। ये है 10, बट ये रिप्रेजेंट -i1 को कर रहा है। और अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। i3 और -i1 का तो सब एडिशन ही है ना, तो अपने आप आ जाएगा i3 -i1। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाता है। अब इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, और 10-10 मैग्नीट्यूड है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और यहां से जब एंगल मेजर करेंगे ओमेगा टी वाली लाइन से, बहुत ध्यान से, ओमेगा टी वाली लाइन से, तो एंगल भी 120 ही काउंट होगा। तो एंगल भी 120 ही काउंट होगा। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। नेट रिजल्टेंट अगर आप देखें तो 2 × 10 × cos ऑफ 120/2, सो दैट विल गिव यू 10। 10 वैल्यू आ जाएगी। तो आपका I2 आ गया। I2 कुछ नहीं, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। गुड गुड, बिल्कुल, बस वेक्टर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप पहली बार नहीं कर रहे हो, ये तीसरी बार कर रहे हो। आपने SHM वेव्स में भी ये काम किया होगा। ठीक है, वो अलग बात है, कई बार आप बिना समझे ये काम कर रहे हो। तो मैंने बताया फेजर क्या है, तो साइन ग्राफ को ऐड करने का मेथड है। जहां जहां आप ये काम करोगे वहां वहां आपको फेजर यूज करना पड़ता है। अब कई बार इस टाइप की कन्वर्जन करके वो दे देते हैं, साइन साइन ना लिखकर कॉस लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। ठीक है, नहीं आती तो जल्दी से देखते हैं। नहीं 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 नहीं, खुशी नहीं, इट शुड बी 120। ओमेगा टी वाली लाइन से देखना है ना हमें। हमें ये थोड़ी करना है कि आई थ्री के साथ 60 बना रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो I3 का फेज क्या है, उसमें 60 ऐड कर दो। जो भी I3 का फेज है उसमें 60 ऐड करो। तो ओमेगा टी +60 कर दो, ऐसे कर दो। या फिर ओमेगा टी वाली लाइन से 120 कर दो। ठीक है, तो जैसे भी यू विल गेट दी सेम आंसर हर बार। ठीक है, अगर यहां मैं सिर्फ ओमेगा टी +60 लिख देता तो ये गलत हो जाता। ओके, ओमेगा टी पे, हाँ, I1 है, बिल्कुल, ओमेगा टी पे I1 है। तो अब हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम ये कन्वर्जन्स वगैरह सीख लेते हैं, जो हमें कई जगह यूज होंगी। तो देखो बच्चों, पहली कोशिश करो कि सारे जो भी आपको साइन कॉस ग्राफ ऐड करने हैं ना, वो सब साइन में आ जाए। ठीक है, साइन इज आर फेवरेबल फंक्शन, ऐसा बोल सकते हो, हमें अच्छा लगता है साइन। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन, अगर कहीं कॉस थीटा को कन्वर्ट करना हो, ठीक है, कॉस को कन्वर्ट करना हो, कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा को कन्वर्ट करना हो, तो आप साइन में ऐसे लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी +90 डिग्री। ठीक है, ओमेगा टी +90 डिग्री। दूसरा, अगर मान लो साइन को कन्वर्ट करना है, तो साइन ओमेगा टी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है कॉस में। ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ, बोलो, ओमेगा टी -90 डिग्री। ठीक है, ओके।
और अगर बाय चांस माइनस कॉस ओमेगा टी है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मोस्टली सबसे ज्यादा कन्वर्जन पहले वाला यूज होगा। ठीक है, सेकंड थर्ड कभी कभी रेयरली आपको यूज करने पड़ेंगे, मगर हाँ इनसे काम चल जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में और भी कुछ आ रही होंगी चीजें, जैसे मैथमेटिक्स तो ये भी बोलती है, मैथमेटिक्स बोलती है कि अगर आप इसको ये लिख दो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। पर हमारी फिजिक्स कहती है हमने एक गलती कर दी, हमने फ्रीक्वेंसी के आगे एक नेगेटिव साइन रख दिया, तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, यू विल नेवर सीन एन एसी करंट विद माइनस 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो ये स्टेटमेंट सही है, बट फिजिक्स वाइज ये सही बात नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम फिजिक्स में। ठीक है, ओके, ओमेगा के आगे माइनस नहीं लगाना है। ठीक, ओके, तो आप ये कन्वर्जेंस यूज करें, बेहतर रहेगा। हाँ, क्लास में तो बच्चे सॉल्यूशन लिख लो और उन क्वेश्चंस को अलग से लिख लिया करो, क्लास में तो दोनों काम नहीं हो सकते, मुश्किल है। ठीक है, हाँ, ओके, तो अब देखते हैं हम कैसे ये कन्वर्जेंस यूज करते हैं। मान लो एक करंट I1 कुछ ऐसा है, 5 लेट्स से 10 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है I2 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे I1 प्लस I2 चाहिए, I1 प्लस I2। ठीक है, हमने कहा भाई ये कॉस है, साइन है, फेजर बनाने के लिए बेस फंक्शन सेम होना चाहिए, या तो दोनों कॉस में करो या दोनों साइन में करो। आई विल प्रेफर दोनों साइन में करो, कॉस में कर लोगे तो भी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो हमने लिखा भाई 10 साइन, और इसको एज अ सिंगल थीटा लिया, तो कॉस थीटा इज साइन ऑफ थीटा प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 90। ठीक है, ऐसे दिख गया 120 हो गया। तो अब दो वेक्टर हो गए, एक ओमेगा टी की डायरेक्शन में और एक इधर, ये I1 है, ये I2 है, और रिजल्टेंट आ गया इनका, रिजल्टेंट आ गया 10, और ये एंगल हो गया 60, क्योंकि ये एंगल था 120। ठीक है, मैं वैल्यूज आसान इसलिए ले रहा हूँ कि ओरली सॉल्व कर हो जाए। हाँ, पेपर में हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाए, मगर उतनी भी वेक्टर एडिशन तो आता ही है ना, हम वेक्टर एडिशन थोड़ी सीख रहे हैं, हम फेजर सीख रहे हैं। तो अगर वैल्यूज थोड़ी अलग हो तो निकाल लेंगे। तो ये I1 प्लस I2 विल बी 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ऐसा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, हम्म, चलो ये दोनों वोल्टेज ऐड कर दो, ये तो बहुत सिंपल है। V1 और V2 दे रखी हैं, और V3 पूछिए, V3 इज द टोटल वोल्टेज, तो V3 इज V1 प्लस V2, V3 इज V1 प्लस V2।
1 मिनट का समय, बिल्कुल सही, गुड। अनन्या प्लीज चेक योर आंसर। भावेश, फेज इक्वेशन, इक्वेशन चाहिए मुझे पूरी फेज वगैरह के साथ। अनन्या आपका एम्पलीट्यूड गलत है। ओके देखो, फिर से एक V1 है, 10 का मैग्नीट्यूड इधर रिप्रेजेंट कर दो, 10 मैग्नीट्यूड, ओमेगा टी वाली लाइन इसी को बोल दो। और एक है 60 डिग्री उससे ऊपर, ज्यादा है फेज पर, 60 डिग्री। V2 ये भी है 10, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आएगा 10√3, और फेज होगा 30 डिग्री ओमेगा टी से ज्यादा। ठीक है, सो दैट विल बी V3 is 10√3 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ओके। सही, गुड। 10√3। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो वेक्टर का ऐड कर सकते हैं हम, 3 4 10 का भी एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन वोल्टेजेस हैं, RLC कुछ ऐसी वैल्यूज हैं मान लो। ठीक है, इनको हम देखेंगे ये कैसे आएंगी, बट हाँ अभी हम फेजर ऐड करना सीख रहे हैं। तो V1 V2 V3, सबसे पहले V2, V2 को हमने इधर दिखाया 10 मैग्नीट्यूड का। फिर दिखाया V1, V1 को ऊपर दिखाओ या नीचे, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, बताओ भाई, अप और डाउन? अप, बिल्कुल सही, 20 मैग्नीट्यूड का ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि फेज ज्यादा है, ओमेगा टी प्लस 90 है, ये V1। और एक छोटा सा वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड का जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है V3 को नीचे। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने कहा भाई ये तो 10 रहने दो, इधर ले आओ 15, इनका रिजल्टेंट ले लो 90 डिग्री पर। एनी आइडिया? मैग्नीट्यूड आएगा, आ, निकाल लेते हैं। सो वी नेट 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट, so that is under root 325, under root 325। और ये एंगल थीटा, तो 10 थीटा, टेन थीटा इज हाउ मच? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/2। तो अगर वी नेट की कोई इक्वेशन जानना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 325 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और थीटा को अलग से लिख दो, 10 इनवर्स 3/2। ठीक है, ओके। ओके, क्लियर टू एवरीवन? हाँ, इसलिए थीटा निकालना पड़ा, बिल्कुल सही बात है आशीष। ओके, लास्ट स्लाइड ले लो।
ओके, ठीक है, तो दैट वाज फेजर मेथड। ठीक, हाँ सिंपली क्वेश्चन आते हैं। फेजर मेथड इज अ सिंपल थिंग, इफ यू नो वेक्टर एडिशन यू नो फेजर मेथड, प्रोवाइडेड थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, लगे कि हाँ भाई फेजर मेथड कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, हमें बस वेक्टर मेथड से दो साइन कोसाइन ग्राफ को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल। Okay, now we are moving to the main part of the chapter, that is called resistance, inductive, capacitive circuit। ठीक है, हम एक एक करके तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर कंबाइन भी करेंगे। तो राइट नाउ दिस इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक एसी सोर्स है जिसकी इक्वेशन है कुछ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी नॉट भी बोल सकते हो उसको, और एक रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हमें वोल्टेज की इक्वेशन तो दे रखी है, हमें करंट की इक्वेशन चाहिए। हर बार हम करंट की इक्वेशन निकालेंगे। लेट द करंट बी आई। तो करंट की इक्वेशन के लिए हमने केवीएल लगाया। हमने कहा आई इज इक्वल टू वी ए सी बाय आर। व्हाट वाज वी ए सी? वी ए सी मान लो इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और फिर हमने इसको फाइनली ऐसे भी लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट वाज आई नॉट देन? दैट इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, और ये देखा गया, अगर मैं बोलूं इस वोल्टेज और इस करंट में व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन? गुड राशि, गुड, गुड अनन्या। ठीक है, जीरो। So these two equations, equation of voltage and equation of current will be in phase, will be in phase। तो ये स्टेटमेंट लिखी गई कि भाई पहली इंपॉर्टेंट बात यहां से ये निकल के आई दैट आई थ्रू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड voltage across it, voltage across it are always in phase, are always in phase। इन फेज का मतलब होता है जीरो फेज डिफरेंस, जीरो डेल्टा फाई। ठीक है, ओके। तो ये बात हमेशा ट्रू है कि एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट और उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा फेज में है। ध्यान रखना, मैंने बोला रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट और उसी के क्रॉस वोल्टेज, आप कोई और वोल्टेज मत लेना। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज एक ही बात है। ठीक, दूसरी काम की बात यहाँ ये निकली दैट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। ऑब्वियसली ओमेगा कम हो ज्यादा हो, आर तो आर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं शो करूं रेजिस्टेंस वर्सेस ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, तो कैसा ग्राफ होगा ये? व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इट विल बी? ऑब्वियसली अ हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है, हाँ कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ ये जो दो चीजें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ग्राफ, दो ग्राफ दिखा रखे हैं, एक डॉटेड है और एक बोल्ड है। ये करंट वाला है जो बोल्ड ग्राफ आपको दिख रहा है, और जो डॉटेड सा लग रहा है दैट इज अ वोल्टेज ग्राफ। ये दोनों ग्राफ सेम फेज में है, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं बट स्टिल दे आर इन सेम फेज। व्हाट डू मीन बाय दैट? ये ये एम्पलीट्यूड है करंट का और ये एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का, ये अलग अलग है बट they are still in same phase, means they are reaching their extreme simultaneously, they are reaching zero simultaneously। एक साथ बॉटम पर जा रहे हैं, एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ ही सारे ऐसे काम कर रहे हैं। लैम्डा नहीं बोलना चाहिए, इट इज नॉट अ वेव, इट इज अ ग्राफ। ओके, सो लैम्डा इज नॉट द राइट टर्म। ओके, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है ऐसा बोल सकते हो, मगर फ्रीक्वेंसी सेम होना और फेज सेम होना अलग अलग बातें। ठीक है, फेज सेम होना, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप सब लोग हैं, यू आर पासिंग थ्रू द सेम फेज ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही these two graph are in same phase, as if you guys are also in same phase. You are preparing for an exam, your exam will be on same day, you will be very I will say कि भाई बड़े परेशान से होगे उस दिन के बाद सब लोग एक साथ खुश होंगे, एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, तो दे आर इन सेम फेज बिकॉज दे बिहेव इन सिमिलर मैनर। ठीक है, ओके। हाँ, लीडिंग और लैगिंग नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है नहीं, आप और डिटेल में नहीं जा रहे, बट दे आर गेटिंग डिफरेंट मार्क्स, सम बैड। ठीक है, वो सब बातें नहीं कर रहे। ठीक, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है वो, बट हाँ मैच करता हुआ। ठीक है, तो हम इनका फेजर अगर आप वैसे बनाएं तो एक और तरीका है इनका फेजर बनाने का, कि दोनों को मैं दोनों को इधर रिप्रेजेंट करा सकता हूं। इधर मैं बोल सकता हूं ये है आई नॉट करंट, और इधर ही है वोल्टेज, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, करंट भी इधर, वोल्टेज भी इधर, और यही बोल दूंगा यही मेरी ओमेगा टी वाली लाइन है। इन्होंने कहा ये जीरो वाली लाइन है, दिस इज जीरो एंगल, तो ओमेगा टी क्या होगा, जीरो से ओमेगा टी आगे। तो इन्होंने करंट को भी यहां दिखाया है और वोल्टेज को भी यहां दिखाया है, एक ही बात है। ठीक है, दैट इज जस्ट डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। आई विल प्रेफर दिस कि भाई यही आई नॉट, यही वी नॉट, और यही ओमेगा टी वाली लाइन। तो ओमेगा टी प्लस 30 में ऐसे दिखाऊंगा, ये ओमेगा टी प्लस 30 ऐसे दिखाएंगे यहां से 30 डिग्री पर। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये दो काम की बातें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम्म, अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल। एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से 5 ओम का, और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने 100 साइन 10t।
ठीक है, 100 साइन 10t। तो करंट की इक्वेशन पूछी है, आई मैक्स पूछा है, आई आर एम एस पूछा है, डेल्टा फाई बिटवीन आई एंड वी पूछा है, और ये पूछा है विच आंसर विल चेंज, which answer will change if frequency is doubled, if omega is doubled। अगर ओमेगा डबल कर दी जाए तो कौन सा आंसर बदलेगा। ठीक है, तो आपने कहा भाई कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड करो, तो 100/5 साइन 10t। आप चाहो तो इसको 20 साइन 10t भी लिख सकते हो। मैक्सिमम करंट 20, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V max बाय R। ठीक है, V max था 100, रेजिस्टेंस था 5, तो V max बाय R भी I max देगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो VRMS/R, या फिर इक्वेशन से निकाल सकते हो। VRMS हो गया 100/√2 बाय रेजिस्टेंस है 5, तो ये आ गया हाउ मच 10√2। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। कौन सा आंसर बदलेगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूं तो। हाँ, very slight change will occur and that changes just this 20t हो जाएगा यहाँ। ठीक है, that is the only change। ना मैक्सिमम करंट, ना आरएमएस करंट, ना फेज डिफरेंस, कुछ और नहीं बदल रहा, बस 20 हो जा रहा है। ठीक है, ओके, तो दैट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। दिस इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर है यहाँ। ठीक है, तो हमने कहा भाई व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV। What is voltage across capacitor? That is an AC voltage, CV naught sin omega t। ये वोल्टेज गिवन है, V इक्वल टू V नॉट sin omega t is given to you। ये कैपेसिटेंस है, करंट ऐसे प्लस माइनस Q चार्ज, C कैपेसिटेंस। ओके, सो व्हाट इज करंट, करंट इज dQ/dt। हमें इक्वेशन ही करंट की चाहिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, C ओमेगा V नॉट साइन की जगह cos ओमेगा टी आ गया। पर हमें इक्वेशन ना कैसे चाहिए थी, वोल्टेज अपॉन समथिंग इज करंट। हमें अभी तक यही था ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। मगर यहां तो नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो हमने जबरदस्ती इसको ऐसा दिखाया, V नॉट बाय 1/ω/c, ऐसे दिखाया हमने, है वही, बट ऐसे लिख दिया जिससे हमें ये पता लगे ये रेजिस्टेंस की जगह ले रहा है। और हमने इक्वेशन को वापस से साइन में कन्वर्ट किया, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो जो बातें हमने वहां लिखी थी यहां भी लिखी है हमने। यहां हमें पता लगा करंट और वोल्टेज क्या फेज में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन लीड कर रहा है दिख रहा है हमें,
ठीक है, तो हमें पता लगा आई लीड्स तो वोल्टेज, इसको ऐसे लिखो, करंट थ्रू ए कैपेसिटर leads the voltage across it, voltage across it by 90 डिग्री और पाई बाय 2। ठीक है, ये काम की बात आई। और दूसरी काम की बात आई, ये जो चीज थी ये ले तो रेजिस्टेंस की जगह रही है, वोल्टेज अपॉन समथिंग इज करंट, तो समथिंग हैज टू बी अ रेजिस्टेंस। तो ये जो चीज थी इसको रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो कैपेसिटर से कुछ रिलेटेड चीज है, तो हमने इसका नाम कुछ ऐसे दिया, एक्स सी बोला इसको, एक्स सी इज 1/ωc, that is named as capacitive reactance, capacitive reactance, no doubt its unit is ohm, ये ओम में ही मेजर हो रही है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस। और देखने से ये मिला कि भाई एक्सी और ओमेगा ना इनवर्स रेशो में है, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एक्सी होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, जितनी ज्यादा ओमेगा होगा उतना कम एक्सी होगा, जितनी कम ओमेगा होगा उतनी ज्यादा एक्सी होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा। यस इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू, बट इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो, ये बोल रहे हैं करंट थ्रू ए कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट, उसी के अक्रॉस की वोल्टेज होनी चाहिए, तो उन दोनों में हमेशा 90 का फेज होगा। खुशी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अब मैं कहूं भाई तीनों चारों चीजें हैं, आर बी है, एल बी है, सब है, फिर मैं बोलूं भाई करंट थ्रू कैपेसिटर और वोल्टेज टोटल उसमें 90 का फेज होगा, ऐसी थोड़ी बात बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं भाई करंट भी कैपेसिटर का, वोल्टेज भी कैपेसिटर की, 90 का फेज डिफरेंस होगा हमेशा। ठीक है, ओके, तो यहाँ यही ग्राफ दिखाया हुआ है, बस थोड़ा उल्टा करके दिखा दिया है, तो मे बी यू गाइज आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। ऐसे ये है एक्सी, और ये चाहे तो ओमेगा बोल दो या फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है, लगभग 2 पाई का फैक्टर है। तो जैसे ही ओमेगा जीरो को टेंड करती है एक्सी इनफाइनाइट को टेंड करता है, ओमेगा बहुत बड़ी होने पर एक्सी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है फिर से, तो कौन लीड कर रहा है, करंट। ठीक है, हाँ तो इसके लिए ना हम एक वर्ड बना लेते हैं, वो शब्द है ठीक है, ये शब्द क्या है, ये आइस। ठीक है, आइस, आइस क्या समझा रहा है, करंट पहले आता है, मतलब लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, ई ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज को, करंट लीड्स वोल्टेज इन अ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ओके 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 अर्चिता, अभी
ठीक है, तो आपको ये हम ऐसे समझा रहे हैं, आइस मतलब आप याद रख सकते हो कि भाई कौन किस में लीड लैग करेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, करंट इन अ कैपेसिटिव सर्किट लीड्स, पहले आया ना, तो लीड किसको, वोल्टेज को, ई मतलब ईएमएफ या वोल्टेज, ये बोल रहा हूं। ठीक है, रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर। ठीक है, उसको मैं रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकता था बिकॉज इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस एग्जैक्टली, बट इट इज एक्टिंग लाइक, जैसे अगर याद हो आरसी सर्किट में हमने बोला था भाई शुरू में ये एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, बाद में ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो ये वही बात है कि कैपेसिटर इंडक्टर आर ऑल्सो अपोजिंग करंट बट डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ ये कैपेसिटर द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, और फेज की बात करें इनके, तो अगर दूसरे तरीके से आपको फेज डायग्राम बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यहां दिखाओ वोल्टेज को, इधर दिखाओ वोल्टेज, और इधर दिखाओ करंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो गुड, वोल्टेज करंट। ठीक है, यहां बात करें तो यहां इन्होंने ये वोल्टेज दिखाई और 90 डिग्री इधर पर करंट दिखा दिया, एक ही बात है। ठीक है, गॉट इट। हाँ हाँ आशी, आई कम टू दैट। तो सतर्क जनता ने ये भी पढ़ लिया कि मैंने ये क्यों लिखा है हाई पास फिल्टर। ठीक है, आई कम टू दैट, आई कम। ठीक है, ओके सर्जना, वेलकम बैक। ठीक, ओके, इस क्वेश्चन से हम ये समझेंगे कि वहां हमने हाई पास फिल्टर क्यों लिखा है। ठीक है, तो देखो, एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस 20 ओम है, मतलब एक्सी 20 ओम दे रखा है, बट 20 ओम हैज नो मीनिंग। ये जो है ना, ये एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमेशा नहीं है, एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, so 20 ohm is at a given frequency because xc is what 1 by omega c, ओमेगा बदलोगे xc बदल जाएगा। what does it mean, means it is at some given frequency, what will be the reactance if frequency is doubled, if omega is doubled, ओमेगा बोल दो या f बोल दो एक ही बात है, is doubled, बताओ भाई, xc will become how much, हाँ 10 ohm, xc will become 10 ohm फॉर डीसी। अगर मैं एक डीसी सोर्स लगा दूं, डीसी के लिए ओमेगा बताए क्या हो सकती है, ओमेगा इज 0, ये मैं डिफॉल्ट डीसी की बात कर रहा हूँ, ये डीसी, ये होती है डीसी। ठीक है, वोल्टेज समय के साथ बदले नहीं, बैटरी वाली बात करें तो। ठीक है, तो अगर मैंने डीसी लगा दी जिसका ओमेगा है ही नहीं, ओमेगा 0 है, तो व्हाट विल बी द रिएक्टेंस, व्हाट विल बी एक्सी, व्हाट विल बी एक्सी, इनफाइनाइट, एक्सी विल टेंड टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है, एक्सी विल टेंड टू इनफाइनाइट। व्हाट विल बी द करंट थ्रू कैपेसिटर, हाउ मच इज द करंट, 0। तो इसका मतलब ये है
capacitor will oppose more to low frequency sources and pass high frequency sources easily. सही बात है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना रिएक्टेंस ज्यादा होगा और उतना अपोजिशन भी ज्यादा होगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना रिएक्टेंस कम या कहें अपोजिशन कम होगा। ये तो हम पहले भी जानते हैं। एक कैपेसिटर को अगर डीसी सोर्स पे लगा दो तो वो थोड़ी सी देर में सर्किट ब्रेक कर देता है, याद है? इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। यस और नो? तो यही बात है, इट एक्ट्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू कैपेसिटर बिकम जीरो। ठीक है, that is why it is given high pass filter, इसका नाम, that is why we gave them a name high pass filter. What do you mean by high pass filter? Means it opposes or it offer very less resistance to high frequency sources. हाई को पास होने देगा, लो को अपोज करेगा। ठीक है, someone was asking, कौन था? आई थिंक आशी थी शायद। हाँ ठीक है, ओके ठीक है आशी, क्लियर? बाकी जनता को भी ठीक है। सो दिस इज अ हाई पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा अपोज करता है। ठीक, ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ऑफर वेरी लो रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस बोलना तो शब्द सही नहीं है, रिएक्टेंस टू हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स। ठीक है, सो ये आराम से पास हो जाता है। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन। नेक्स्ट, लो पास फिल्टर या प्योर इंडक्टिव। तो अब ये लो पास फिल्टर भी आ गया। जैसे रेजिस्टेंस में हमने कुछ लिखा ही नहीं था, रेजिस्टेंस कहता है भाई फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो, आई विल ऑफर द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, मगर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट हमने केवीएल लगाया, केवीएल ने कहा भाई V source minus L di by dt is 0. It implies di equal to V source मतलब V naught sin omega t into L into dt. इंटीग्रेट di का इंटीग्रेशन I और L V नॉट। बताओ भाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। बताओ, जिसने गलत बताया उसकी शामत आएगी अभी। साइन ओमेगा टी का पूरा इंटीग्रेशन बताना है। अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया है, एंड दैट इज
अक्षय, हाँ अभी सही आने लगे, कट। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस ओमेगा टी और एक सेकेंड, एल तो डिवाइड में चला जाएगा ना, एल तो यहाँ नीचे आएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में जाता है कोफिशिएंट, और इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। सो ये कैसे लिखा गया, वी नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। लोगों ने कहा भाई हमें ऐसे पसंद नहीं है, हमें साइन में पसंद है, तो हमने कहा भाई ले लो साइन में। सो वी नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये कन्वर्जन भी मैंने बताई थी, ठीक है। जिससे देखने को क्या क्या मिला कि भाई रेजिस्टेंस की जगह किसने ली, ओमेगा एल, और करंट क्या हो गया, लीड कर रहा है लैग कर रहा है इस इक्वेशन को, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को, ऑब्वियसली लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो यहां भी वही दो बातें बोली गई, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर लीड्स, नहीं लैग्स, सॉरी, lags the voltage across it, voltage across it by 90 डिग्री। दूसरी बात ये देखी गई कि इसका जो XL है, XL, XL, L फॉर इंडक्टेंस, X फॉर रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू आई ओमेगा एल, जिसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल आया फ्रीक्वेंसी के, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सएल भी बढ़ेगा। इट्स अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन बिटवीन एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, ठीक है। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड, सॉरी करंट लैग कर रहा है, करंट का जो पीक है वो बाद में आ रहा है, वोल्टेज का पहले आ रहा है, ठीक है। तो बाय पाई बाय 2 इस फेजर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई वोल्टेज आपने इधर दिखा दी और करंट आपने नीचे दिखा दिया, ऐसे भी दिखा सकते हो। या चाहो तो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसके 90 पीछे, इसके 90 पीछे यहाँ पर करंट दिखा दो, ठीक है। एक ही बात है, ओके। ये डायग्राम देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये डायग्राम आसान लगता है तो इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ओके, गॉट इट। तो इसके लिए क्या शब्द बनाए, जैसे उसके लिए आइस बनाया था, इसके लिए क्या बनाए, कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, कौन पहले है, वोल्टेज पहले है, लीड कर रही है किसको, करंट को। तो यहाँ जो शब्द है उसका नाम है एली, ठीक है, और वहां जो शब्द था उसका नाम था आइस। वी नहीं होता, ई होता है, ई यूज करते हैं हम, ठीक है। तो विली भी लिख सकते हो आप, एली भी लिख सकते हो, जैसा मन करे, ठीक है। ओके, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर।
हाँ, क्या आप लोग चाहेंगे आपके जो टेस्ट हो रहा है कॉमन टेस्ट, इससे पहले एक क्लास रिवीजन की रखी जाए? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। तो बिल्कुल आप मुझे रेलेवेंट डाउट्स भेज सकते हैं। मैं आपके ग्रुप को ओपन करूंगा आज शाम को 5:30 to 6:30 ओपन होगा ग्रुप, ठीक है। उस दौरान आप मुझे रेलेवेंट डाउट या रेलेवेंट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं लिख देना इलेक्ट्रोस्टैट्स समझा दो, ठीक है। तो वो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, और मैं कल उन डाउट्स को जो आप भेजेंगे, या अगर आपने सिर्फ टॉपिक भेजा है तो उस टॉपिक पर क्वेश्चंस मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो वैसे करके हम एक गो थ्रू सा कर लेंगे। तो आपका जो भी कंसेप्ट अगर वीक है या कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, फ्रॉम चैप्टर्स ओनली इलेक्ट्रो, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर दिस, ओके। नो अदर चैप्टर शुड बी देयर, ठीक। यस रिमझिम, यू कैन कॉल। तुम्हें एक ही क्वेश्चन में डाउट है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ओके। तो इस तरीके से हम कवर कर लेंगे आपका जो भी कोई छूटा हुआ पोर्शन, या जो भी कोई ऐसी चीज जो आपको पहली बार में नहीं समझ में आए अच्छे से, तो वो हम कवर कर सकते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। आप अगर 20-25 टॉपिक भेज देंगे तो मुझे चूज करना होगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ठीक है। तो डोंट बी एंग्री विद मी कि हमारा टॉपिक तो नहीं लिया, हमारा डाउट नहीं लिया। ज़्यादा डाउट होंगे तो आई हैव टू चूज देम, ठीक है, ओके। हाँ, रेस के डाउट्स भी पूछ सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन आस्क रेस डाउट्स, ठीक है। भेज देना मुझे तो मैं बता दूंगा। मैग्नेटिक आ थोड़ी रहा है, MEC इज नॉट कमिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक के डाउट नहीं मैं बताऊंगा कल, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। आप मुझसे अलग से बात कर लेना, आप वो जो मेंटर सर लोग हैं आपके, उनसे बात कर सकते हो मैग्नेटिक के बारे में, ठीक है। तो ओके ओके, ठीक ठीक। सिमेट्री वाले क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आना चाहिए। सिमेट्री तो दोनों चैप्टर्स में यूज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, कैपेसिटर में भी, बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो हो गई। मैक्सिमम पावर भी आएगा, बिल्कुल, मैक्सिमम पावर भी आना चाहिए। सारे रेलेवेंट चीजें पूछ रहे हो। गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, मीडियम बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी अभी मैं सब चीजें नोट नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे भेजें व्हाट्सएप पर, जब मैं ग्रुप ओपन कर दूं तब, क्योंकि एक जगह कलेक्टेड हो जाता है ना मामला, ऐसे में अलग अलग व्हाट्सएप खोलकर कुछ चीजें मिस भी हो सकती हैं, तो वहीं पर भेज देना, आई पिक देम एंड, ठीक है। कौन सा ग्रुप? वो नहीं है, ABC करके ग्रुप्स हैं। 5:30 to 6:30। हाँ, MELS1A कुछ ऐसे करके, हाँ 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 वही, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रुप हैं, तो जिसके पास ज्यादा ग्रुप हैं, तो जिस ग्रुप में सेटिंग्स चेंज हो 5:30 बजे, वो उस ग्रुप पर भेजना है, ठीक है। अब कॉमेडी नहीं करनी है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 5 हेनरी, 5 मिली हेनरी बोल देते हैं, ठीक है। और
इसमें एक हमने AC सोर्स लगा दिया जो कि 100 साइन 100t। ठीक है, हमारा एक AC सोर्स है। कोई पूछता है भाई सबसे पहले तो ये बता दो व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या है। दूसरा ये पूछता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ आई। तीसरा पूछता है व्हाट इज आई मैक्स, व्हाट इज आई आर एम एस। ठीक है, और व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा फाई बिटवीन आई एंड वी। और फोर्थ के बाद फिफ्थ, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। यही आंसर्स दोबारा निकालने हैं, क्या चेंज होगा। ठीक है, मिली हेनरी नहीं पढ़ा आपने, दोबारा पढ़ो। एक्सेल इज ओमेगा एल, so omega is 100, that is 5 milli, so XL is 0.5 ohm. I, equation of I is 100 by 0.5 sin। क्या लिखूं, बोलो भाई, क्या लिख दूं आगे। सही है, 100t माइनस पाई बाई 2। ठीक है, जनरली रेडियंस में होंगे, आपको आंसर जनरली रेडियंस में दिए जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री लिख सकते हो, पर हाँ पाई बाई 2 इज बेटर। आई मैक्स इज 200, आई आर एम एस 200 by root 2। जैसे लिखना चाहो, आई मैक्स लिखना चाहो वी मैक्स बाय एक्सएल तो भी सही है, दैट इज वी आर एम एस बाय एक्सएल। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी 90 डिग्री, और ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो वी लीड्स आई। ठीक है, क्या इस बार भी आंसर नहीं बदलेंगे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए, या बदल जाएंगे। विच आंसर विल चेंज if I'll double the frequency? बिल्कुल, सिर्फ ये वाला नहीं बदलेगा, सिर्फ ये वाला नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएंगे, उधर के तीनों बदल रहे हैं। ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑन डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, ये भी 2 ओमेगा हो गया, ये भी 200 हो गया, तो ये 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सब बदल गए। ठीक है, सो सो कैन आई से कि मोर ओमेगा, मोर ओमेगा मीन्स इसको ऐसे लिखो, लेस ओमेगा means less XL means less opposition। सही बात है, लो ओमेगा या लेस ओमेगा will result into less XL means less opposition, means it should allow or it should pass
लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इट्स अ लो पास फिल्टर, बिल्कुल सही बात है, गुड गुड। तभी तो लो पास फिल्टर बोला। ठीक, कल हम सीरीज आरएलसी स्टार्ट करेंगे। तो मगर सीरीज आरएलसी के लिए यही है, ये तीनों चीजें जो हमने अभी अभी पढ़ी, आरएलसी फेजर, इन सबको मिक्स करके आरएलसी सर्किट बनेगा। ठीक है, कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉरी, कल नहीं उसके बाद स्टार्ट करेंगे, पर हाँ ठीक है, तो पढ़ कर आए। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। तो बाय। स्लाइड्स देखनी है किसी को?